प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बसंत भाग 3 जो कक्षा 8 की पुस्तक है आपकी। उसका जो दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ, उसका आपको मैं सारांश बताने जा रही हूँ। तो इसे लिखा है कामता नाथ जी ने। तो कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और इनकी जो विधाएं थी, लिखने की विधाएं थी, वो उपन्यास, कहानी और नाटक। तो जो इनके प्रसिद्ध जो उपन्यास रहे वह थे समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा और पिघलेगी बर्फ। और जो इनकी कहानी संग्रह थे वह थे छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश में झांकता ए वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। और इनके जो नाटक थे वह थे दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, भारत भाग्य विधाता, औरतें। ये इनके मुख्य नाटक थे जो प्रसिद्ध रहे। और इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए वह थे पहला पहल सम्मान, दूसरा मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार और साहित्य भूषण पुरस्कार। और इनका निधन हुआ था 7 दिसंबर 2012 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इनके द्वारा जो लिखित यह जो पाठ है, कहानी है लाख की चूड़ियाँ। तो बच्चों, लाख का मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो चूड़ियों के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर बदलू नामक एक व्यक्ति है, मनिहार भी कह सकते हैं उसको, मनिहार मतलब जो चूड़ियों का व्यापार करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेखक हैं उन्होंने बदलू का परिचय दिया है। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जब वो अपने गांव जाते थे तो सबसे बड़ा आकर्षण बदलू नामक मनिहार था जो रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ, लाख की रंग बिरंगियाँ गोलियाँ देता था। तो मामा के गांव का होने के कारण लेखक उसे मामा कहते थे, मगर गांव के अन्य बच्चों की देखा देखी वह भी उसे बदलू काका कहने लगा। तो वो बता रहे हैं, जो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं अपने गांव जाता था तो वहाँ पर एक मनिहार था जो जिसका नाम बदलू था। तो वह लाख की चूड़ियों का व्यापार करता था। वो कह रहे हैं कि उनके गांव के पास एक नीम का पुराना पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे बैठकर वह अपना चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था और लाख की चूड़ियों को वह गोल गोल आकार देता था। और चूड़ियों को गोलाकार बनाने के बाद लकड़ी की मुंगेरियाँ थी जिन पर लाख की सलाखों को चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। और जब पूरे हाथ की सभी चूड़ियाँ बना लेता था तो उन पर रंग बिरंगी रंगों को चढ़ाता था। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वह अपने गांव में रहने वाले मनिहार का एक बदलू मनिहार का परिचय दे रहे हैं। तो चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा का मतलब होता है जो कार्य पहले से चला आ रहा हो, अगर उसी कार्यों को बच्चे भी करते हों तो वह पैतृक व्यापार या पेशा कहलाता है। तो जो बदलू मनिहार था वह पहले से उनके परिवार में यह कार्य होते रहता था, उसी कार्य को बदलू ने भी स्वीकार किया और वह बहुत अच्छी सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। जो बदलू था वह चूड़ियों को के बदले पैसा नहीं लेता था। तो वो क्या करता था, जो परंपरागत वस्तु विनिमय का जो तरीका होता है, वस्तु विनिमय का तरीका, उसी को अपनाता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो उसके बदले हम पैसे न लेकर उससे जो हमें चाहिए उस वस्तु को हम ले लेते हैं, तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो जो लोग थे वह बदलू को उन चूड़ियों के बदले अनाज दिया करते थे
जिससे उसका जीवन यापन हुआ करता था। तो वह अपने आसपास के सभी गाँवों में, गांव के जो लोग थे उसके वहाँ से चूड़ियाँ ले जाते थे। और वह बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था। तो विवाह के अवसर पर भी बदलू की जो चूड़ियाँ थी उनका बहुत अधिक महत्व था। तो जो चूड़ियाँ होती हैं सुहागिनों का एक निशानी होती हैं। तो सभी विवाहित स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। और जब विवाह किसी घर में, गांव में कोई विवाह होता था तो तब बदलू की चूड़ियाँ भी सभी लोग पसंद करते थे। तो वह जब अपनी चूड़ियों को किसी विवाह वाले परिवार में ले जाता था तो सब उसकी जितनी भी चूड़ियाँ होती थी वह उसके मुँह मांगी दामों पर बिक जाया करती थी। और इन विवाह के समय ही उसका व्यापार अच्छा चलता था। और जब उसकी सब चूड़ियाँ बिक जाती थी तो उससे मिलने वाले पैसे से जो बदलू का जो परिवार था वह अपना जीवन यापन करता था। तो उस समय, विवाह के समय, उनकी चूड़ियाँ इतनी अधिक पसंद की जाती थी, वह सब बिक जाती थी। और जो उसकी घरवाली थी उससे मिलने वाले पैसों से अपने साल भर के लिए सारे वस्त्र, ढेरों अनाज और बदलू के लिए पगड़ी, ये सब चीज़ें उनको वो उन पैसों के द्वारा अपने लिए रख लेती थी, या उनको चूड़ियों के बदले यह सब सारा सामान मिल जाया करता था। तो बदलू को किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि अगर कोई भी औरत कांच की चूड़ी पहने दिख जाती थी तो वह बहुत बुरा मानता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी उन्हें सुना दिया करता था। तो वह अपनी लाख की चूड़ियों को ही पसंद करता था। और गांव में अगर कोई स्त्री उसे कांच की चूड़ियाँ पहने दिख जाती तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो शहरी जीवन के विषय में बदलू के विचार क्या थे ये लेखक बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो लेखक जो थे वो जो बदलू था उससे घंटों तक बातें किया करता था। वह उनसे शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था। शहर की औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसा सुनकर वह शहर के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। तो जो बदलू था वह लेखक से बातें किया करता था। तो वह कहता था कि लाख की चूड़ियाँ पहनना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं वह भारी होती हैं और जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं। तो जो शहर की स्त्रियाँ होती हैं वह बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ कहीं पहन लेंगी तो उनके हाथों में कहीं मोच ना आ जाए। तो बदलू कभी कभी लेखक की अच्छी खातिरदारी भी किया करता था। गाय के दूध की मलाई और आम उसको खिलाता था। यही नहीं, लगभग हर रोज वह लेखक को लाख की 1-2 गोली बनाकर देता था। तो फिर आगे लेखक बता रहे हैं, लंबे अंतराल के बाद लेखक का अपने मामा के गांव जाना। तो लेखक कहते हैं कि लेखक के पिता की बदली दूर के एक शहर में होने के कारण लगभग 8-10 वर्षों के अंतराल के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गया तो उसे बदलू की याद आ गई थी, क्योंकि लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर पड़ी और कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। इस घटना से लेखक के मन में बदलू की याद ताज़ा हो गई थी। तो आज जो वो लेखक है उसको अपने गांव जाए हुए 8-10 साल बीत चुके हैं, और जब उसके पिता की बदली कहीं और हो गई तो उसे उस बदलू की याद आई थी। लेखक शाम को बदलू से मिलने के लिए उसके घर गया तो वह खाट पर लेटा हुआ था। वो इतने लंबे समय तक वह बदलू से नहीं मिल पाया था, तो इसलिए वह बदलू से मिलने के लिए गया। जब उसके घर पहुंचा तो उसने लेखक को चारपाई पर लेटे हुए देखा। तो वह लंबे समय तक मिलने के कारण उसको पहचान नहीं पाया। जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो वह उसको पहचान सका। उसकी भट्टी तथा बैठने की
मछिया को न देखकर लेखक ने कहा, आजकल काम नहीं करते काका? उससे पूछा उसने, लेखक ने बदरू से, क्या आप आजकल काम नहीं करते? तो यह सुनकर उसकी व्यथा उभर आई और वो बोला, नहीं, काम तो बंद किए कई साल बीत गए। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। मशीनी युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की में कहाँ संभव है। और बदरू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक ने जब उससे पूछा बदरू से कि तुम आजकल काम नहीं करते हो, तुम्हारी बैठने की जगह कहाँ है और तुम्हारे यह हाल कैसे हो गए, तब उसने कहा कि अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मेरी कोई चूड़ी जो मैं बनाता हूँ उन चूड़ियों को अब कोई नहीं खरीदता है। शहर से लेकर गांव तक सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो इसलिए अब मेरी चूड़ियाँ कोई पसंद नहीं करता है। अब यह मशीनी युग आ गया है जिससे सभी कार्य मशीनों के द्वारा होता है, तो मेरे जैसे कारीगर की कोई इज्जत नहीं है। तो बदरू जो था उसकी स्थिति पर लेखक को चिंता होती है। तो जो बदरू है वह उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और वह सोचता है, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं और जो पारंपरिक तरीके से जो कारीगर अपना कार्य करते हैं उनका जीना दूभर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पहले सब काम हाथों के द्वारा हुआ करते थे, तो सभी लोगों के पास रोजगार था। लेकिन अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो जिसके द्वारा पारंपरिक तरीके से जो कार्य करते हैं वह कार्य अब धीरे धीरे समाप्त होने लग गए हैं। इसलिए गांवों में बेरोजगारी हो गई है। तो यहाँ पर लेखक इसमें चिंता व्यक्त करते हैं कि मशीनी युग ने कितने सारे हाथ काट दिए। मतलब उन हाथों को जो काम के लायक थे वह हाथ आज किसी काम के नहीं हैं। उनके लिए खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। तो यहाँ पर फिर अगले बता रहे हैं कि जो बदरू है वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो बदरू काका ने लेखक की दृष्टि देख ली थी, वह लेखक के बारे में जानते थे। वह बोल पड़ा कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसने इस आखिरी जोड़े को बनाया था, मगर वे केवल 10 आने पैसे दे रहे थे। बदरू ने वह जोड़ा नहीं दिया और कहा, शहर से ले आओ। लेखक को बदरू काका के व्यक्तित्व पर गर्व हुआ कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी थी। तो जो बदरू है वो बताता है कि उसने सबसे अंत में जो उसने अपनी चूड़ियाँ बेची थी वह गांव के जमींदार की लड़की के विवाह में बेची थी, लेकिन वह बिक नहीं पाई क्योंकि जो जमींदार थे वह उसके 10 आने पैसे दे रहे थे। मतलब जितनी उस बदरू की लागत थी, जितना उसे उस चूड़ियों को बनाने में उसका समय लगा था, जितनी उसकी पैसे लगे थे, उससे बहुत कम पैसे जमींदार साहब उसको दे रहे थे। लेकिन बदरू ने उनको वह चूड़ियाँ नहीं दी और कहा, अगर आपको मंगाने हैं तो आप शहर से मंगा लीजिए, मैं इन चूड़ियों को नहीं दूंगा। तो यहाँ पर लेखक ने उस चूड़ी वाले के स्वाभिमान को यहाँ पर व्यक्त किया है कि वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है और वह किसी तरह झुकना नहीं चाहता है और उस स्वाभिमानी व्यक्ति पर लेखक को गर्व है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सभी कक्षाओं के वीडियो बनाकर भेजे हैं, कक्षा 6, 8, 9 और 11। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होंगी और आगे के जो पाठ हैं उनका भी मैं वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इस मुश्किल समय में मेरे विद्यालय के ही नहीं, सभी विद्यालयों के बच्चे इन वीडियो को देखें और उससे लाभ प्राप्त करें। और अगर आप कुछ आपके प्रश्न होंगे वह आप मुझसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करें। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले
वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। और इस मुश्किल समय में हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे।